Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो केमिस्ट्री बुक दिया गया है उसका जो चैप्टर 2 दिया गया अम्ल क्षार एवं लवण, उसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए जो कि हमारे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए वो सारे के सारे ये VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि हर साल कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमें बताएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर दिया गया है वो हमारा चैप्टर कौन सा है? अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि हमारा चैप्टर 2 है, जो कि हम विकी ऑनलाइन स्टडी के तरफ से आपके लिए लेकर आए। यदि इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो इसका PDF भी आपको फ्री में डाउनलोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें मैसेज करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए इधर, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? जो लिटमस विलियन होता है, जो बैगनी रंग का रंजक पदार्थ होता है, वो किस चीज का बना होता है? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है लीचेन, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा लिटमस विलियन का जो बैगनी रंजक होता है वो लीचेन का बना होता है। तो पहला का जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए इधर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? हल्दी, मीथेन ऑरेंज, मूली। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया मूली बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो जो दूसरा का ऑप्शन डी होगा। तो चलिए हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है गंधीय सूचक नहीं है? वेलिना, प्याज, शकरकंद या लौंग तेल। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, शकरकंद। शकरकंद जो हमारा है गंधीय सूचक नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही जवाब तीसरा नंबर का। तो हम लोग चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है? तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया H2SO4 वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न का हमारा क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, H2SO4 जो है वो द्विक्षारीय अम्ल नहीं है। तो हमारा चलिए हम पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? पोटास एल्बम होते हैं, जो पोटास एल्बम होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक द्विक लवण होते हैं, पोटास जो होते हैं वो एक द्विक लवण होते हैं। तो चलिए हम लोग अपने छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है क्यों? एसिटिक जो अम्ल है वो दुर्बल अम्ल है क्यों? इसका जो ऑप्शन सी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये कम आयनिक होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो छठा का हमारा ऑप्शन सी होगा। तो चलिए हम लोग अपने सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो ये जो हमारे चार को ऑप्शन दिए गए इसमें से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। NaCl एक प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन ए इसका जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए इधर, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो इसका जो हमारा आठवां प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। H3PO4 जो है वो अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा आठवां प्रश्न का। तो चलिए हम लोग अपने नौवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नौवां प्रश्न हमारा दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए एक विलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है तो संभव विलियन pH मान होगा। जो ये है लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, तो इसका जो pH मान होगा वो कितना होगा? तो जो हमारा नौवां प्रश्न दिया गया वो नौवां प्रश्न का जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उसका pH मान
6 होगा तब वो नीले से लाल में बदल लेगा, यानी कि वह एक अम्ल होगा। तो चलिए हम लोग अपने 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां जो प्रश्न दिया गया है वो 10वां प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जल जो होता है वो अम्ल या क्षार के कारण विद्युत सुचालक होता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, H+ आयन के कारण ही, वो H दोनों के कारण ही हमारा जो होता है जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अपने 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 11वां नंबर जो प्रश्न दिया गया वो क्या दिया है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये जो हमारे सब दिए गए हैं धातु को कौन जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये जो हमारा 11वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन ए जो दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सोडियम एवं पोटेशियम जल के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 12वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन से विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो 12वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। CaOH का होल2 जो दिया गया है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दीवार की सफेदी करने में। तो चलिए हम लोग इसके 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 13वां नंबर प्रश्न दिया गया क्या दिया गया, देखिए इधर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुझा हुआ चूना है। ये जो हमारे सारे ऑप्शन दिए गए चारों में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो हमारा जो CaO है उसके एक बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा बुझा हुआ चूना होता है। तो 13 नंबर का हमारा ऑप्शन ए होगा। तो 14 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन pH है। जो Na2CO3 का pH मान होता है वो कितना होता है। तो हमारा जो 14 नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन ए दिया गया और इसका 7 होगा। इसका भी pH मान उदासीन होता है इसलिए इसका 7 होगा। तो चलिए हम लोग अपने 15वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 15वां प्रश्न दिया गया क्या, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। जो एसिटिक अम्ल होता है उसका IUPAC नाम क्या होता है। तो जो हमारा 15वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मेथाइलिक अम्ल इसका IUPAC नाम होता है। तो चलिए हम लोग अपने 16वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 16वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। OH जो हमारे आयन होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं जो कि हमारे क्षार होते हैं। तो चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 17वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभव होगा। नीले को यदि लाल में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका जो pH मान होगा वो होगा 7 से कम, यानी कि 5 जो हमारा दिया गया ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो जो हमारा 17वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। तो हमारा चलिए 18वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 18वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, ऑक्सैलिक जो अम्ल होता है उसके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो हमारा इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए, संतरा, टमाटर, सिरका या इमली, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टमाटर। ऑक्सैलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो टमाटर है। टमाटर में ही जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो बी दिया हुआ है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 19वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 19वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिससे हड्डियों के जोड़ने के लिए डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया CaSO4 × 1/2H2O और बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो जो हमारा 19वां नंबर प्रश्न दिया गया होगा उसका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही सही जवाब। तो चलिए हम लोग अपने 20वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 20वां नंबर प्रश्न दिया गया है तो 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है। जब लिटमस
विलियन ना ही अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, तो वो किस रंग का होगा? तो जो वो होगा बैगनी रंग का होगा। तो उसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 20वां प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा 20वें प्रश्न का ऑप्शन सी। तो हमारा जो 20 प्रश्न थे वो समाप्त हो गए। आशा करता हूँ आपको ये 20 प्रश्न समझ आया होगा। यदि आपको 20 में 20 कितना पता था आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने वीडियो को हमारे लाइक करें, हमारे और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 21वां नंबर प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया? देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी जो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? जब वो अम्लीय भी ना हो और क्षारीय ना हो, तो जो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वो 7 होता है। जैसे 7 होता है तो 21 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किसका? बी, ऑप्शन बी, यानी कि 7। तो चलिए हमारा जो 22वां नंबर प्रश्न दिया गया उसकी ओर आगे बढ़ते। तो हमारा 22वां नंबर प्रश्न में क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सा लवण है? ये जो चारों हमारा दिया गया इनमें से कौन सा लवण है? तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया K2SO4 एक लवण है, क्योंकि जो HCl वो एक अम्ल है। इसका जो ऑप्शन सी दिया गया K2SO4 एक लवण है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 23वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 23वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया? किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यदि लाल गर्म लोहे पर हम लोग जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो उससे कौन से यौगिक का निर्माण होगा? तो इसका जो हमारा 23 नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसका से हमको क्या प्राप्त होगा? Fe3O4 हमें प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 23वां नंबर का। तो चलिए हम लोग अपने 24वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 24वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया? देखिए, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर का पीएच जो होता है वो कितने परास तक कार्य करता है? तो इसका जो 24वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन जो बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। हमारा जो शरीर होता है 7.0 से लेकर 7.8 के पीएच मान तक का परास में हमारा शरीर कार्य करता है। तो हमारा शरीर कैसे पीएच में कार्य करता है? क्षारीय पीएच में कार्य करता है। तो हमारा चलिए हम लोग अपने 25वें नंबर की प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 25वां नंबर प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो उसका जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। NaHCO3 हम लोग कहते हैं खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र। तो चलिए हम लोग अपने 26वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 26वां नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 26 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 27वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया? देखिए, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका जो हमारा 27वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन डी दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा 13। ये जो 13 दिया गया वो क्षारीय का मान को हमको दर्शाता है। बाकी बात साफ जो है वो 7 से कम, यानी कि सारे के सारे अम्ल की प्रकृति को बता रहा है पीएच मान। तो चलिए हम लोग अपने 28वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। तो हमारा जो 28वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिखाया गया? निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित जो अम्ल दिए गए उसमें से कौन सा ये प्रबल अम्ल है? तो जो हमारा 28वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सबसे ज्यादा प्रबल है। तो हमारा 28वां का होगा ऑप्शन सी। तो चलिए हम लोग 29वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 29वां नंबर प्रश्न जो दिया गया उसका जो हमारा क्या दिया गया? देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है? इनमें से कौन सा जो क्षार नहीं है? तो उसका जो ऑप्शन बी दिया गया NaCl या एक अम्ल है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 29वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 30वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 30वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया? निम्नलिखित क्षारकों में कौन सा प्रबल क्षारक है? ये जो हमारा 4 क्षारक दिया गया इसमें सबसे ज्यादा प्रबल क्षारक कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। NaOH दिया गया वो सबसे प्रबल क्षारक है। तो चलिए हम लोग अपने 31वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 31वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं।
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग। तो जो हमारा 31वां नंबर प्रश्न दिया गया उसको हम लोग, उसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी गंधीय सूचक कहते हैं, क्योंकि उसको हम लोग सूंघ के बता सकते हैं कि यह अम्ल है या क्षार है। तो ये जो 32वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। जो सभी धातु कार्बोनेट हो एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो ये जो हमारा 32वां नंबर प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन डी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये संगत लवण भी बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और ये जल का भी निर्माण करते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो हमारा जो 32वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 33वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 33वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दे रहे, सभी अम्लों में पाया जाता है, जो सभी जो अम्ल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है। तो हमारा जो 33वां नंबर प्रश्न का दिया गया उसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सभी जो अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो 33वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये सब सारे का सारे प्रश्न रट लेना है। तो जो 34वां नंबर प्रश्न दिया गया, 34वां नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर, जो हमारा 34वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन जो युक्त होते हैं वो सभी यौगिक कैसे होते हैं। तो हमने अभी आपको तुरंत बताया कि सभी अम्ल में तो हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो इसको इसमें क्या होगा, सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 34वें नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए होगा। तो चलिए हम लोग अपने 35वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 35वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। जो जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो जो हमारा 35वां नंबर प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन दिए गए हैं डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जल में घुलनशील जो क्षारक के बारे में क्या क्या गए, इन्हें क्षार कहते हैं, तो ये भी सही है। स्वाद में कड़वा होते हैं, तो ये भी सही है। प्राकृतिक क्षारक होते हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके साथ अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 36वां नंबर प्रश्न दिया गया और 36वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, देखिए, पीएच में पी सूचक है। पीएच में जो हमारा दिया रहता है उसमें पी किसका सूचक है। तो जो पी जो हमारा दिया रहता है वो जो दिया रहता है पूषांश का सूचक रहता है। यानी कि इसका जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा, पूषांश। तो 36वें नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए होगा। तो चलिए हम लोग अपने 37वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा 37वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। जो एसिटिक अम्ल होता है उसका प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। तो चलिए हम लोग अपने 38वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 38वां प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। सिट्रिक अम्ल जो होता है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। इसका जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो तो संतरा होता है या फिर नींबू होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 38वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 39वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। जो टार्टरिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है इमली, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इमली में प्राकृतिक रूप से जो होता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये एकदम VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि ये जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। तो आपको ये याद रखना ही है, इसके साथ आपको स्टार लगा के याद रखना है। तो चलिए हम लोग अपने 40वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 40वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। जो लैक्टिक अम्ल होता है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो दही होता है। यानी कि जो उसका ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा 40वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 31वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ इतना दूर तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग 31वां नंबर प्रश्न आगे करते हैं। तो 31वां नंबर क्या दिया गया हमारा, देखिए इधर, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो चींटी का डंक होता है जिससे वो हमको काटने से हमको जलन महसूस होता है, उसके जो डंक में होता है वो क्या पाया जाता है। तो उसके जो डंक होता है उसमें पाया जाता है मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल, यानी कि जो इसका हमारा ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो चींटी या डंक में पाया जाता है वो मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण चींटी के काटने से हमें जलन का महसूस होता है। तो चलिए हम लोग अपने 42वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो
42वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका क्या है, दांतों का क्षय का प्रारंभ होता है कितने पीएच के मान के बाद जो दांतों का सड़ना हमारा शुरू हो जाता है। तो मुंह का यदि पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दांत सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर यह क्षय होने लगता है। तो चलिए हम लोग अपने 33वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 33वां नंबर क्या दिया गया हमारा पर, 43वां नंबर हमारा क्या दिया गया प्रश्न, देखिए इधर, हमारे पेट या उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारा जो पेट होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसे हम लोग HCl कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो दिया गया 43वां नंबर प्रश्न उसका जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने 44वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 44वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। तो इन दोनों का अभिक्रिया से जो नया लवण का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो हमारा जो 44वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन बी जो दिया गया उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 44वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 45वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 45वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोने का सोडा का हमारा रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2, यानी कि जो कि ऑप्शन ए में दिया गया Na2CO3 इंटू में 10H2O। इसको याद करने के लिए आपको सिंपल तरीका रखना है 10 बाल्टी पानी, तो जिसमें आपको 10H2O दिखा है उसके मतलब धोने का सोडा का फार्मूला है। तो चलिए हम लोग अपने 46वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 46वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिखा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो बेकिंग सोडा होता है जिसे हम लोग धोने वाला सोडा का नाम से भी जाना जाता है, उसको जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन बी। तो जो 46वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 46वां का हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 47वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 47वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3, यानी कि NaHCO3 हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी। तो इस जो 47वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 48वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 48वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया है, जल की स्थानीय कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल के स्थानीय कठोरता, जब जल ज़्यादा अधिक कठोर हो जाता है तो उसको कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग उसमें धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। जैसे कि तालाब गुलाब में साबुन से हमारा कपड़ा साफ नहीं होता तो उसमें हम लोग उसमें क्या सर्फ का यूज करते हैं या फिर निरमा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो धोने का सोडा का हम लोग यूज करते हैं क्योंकि जो तालाब का पानी होता है वो अधिक कठोर होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। सॉरी, ऑप्शन इसका जो बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 49 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 49वां नंबर हमारा जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर, सोडा अम्ल सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो 49वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है अग्निशामक के उपयोग में, जिससे कि हमारा सोडा का जिससे आग हमारा बुझ जाता है। चलिए हम लोग अपने 50वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 50वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, सल्फेट हाइड्रेट हेमेटाइड का अन्य नाम है। जो ये जो हमारा दिया गया सल्फेट हाइड्रेट हेमेटाइड का अन्य नाम और क्या दिया गया है। तो इसको 50वां नंबर का जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही इसके नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारे अम्ल क्षार व लवण के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो 50 के 50 वो सारे के सारे समाप्त हुए। 50 में 50 हमने आपको बताया कि जितने भी प्रश्न थे वो सारे के सारे VBI थे, इसलिए आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान से याद करना है। और यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। यदि आपको इसका PDF यदि हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करेंगे और उसमें आपको हम अपने नोट्स भेजेंगे। तो इसी के साथ हम अपने
अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। इसके अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, थैंक यू।